लास्ट क्लास क्या बातें की थी हमने? मॉनिटरी पॉलिसीज के बारे में। सोनल शिंदे डोंबिवली, आवाज आ रही है सोनल? दीप्ति सावंत थाने। दीप्ति आवाज आ रही है? हाँ सर। मेरे को ये बताओ कि बैंक रेट और रेपो रेट पे अंतर क्या है? कुछ अंतर है? बैंक रेट नाम सुना लग रहा है कि थोड़ा सा अजूबा लग रहा है? सुना है सर। बैंक रेट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आरबीआई लोन देती है और लॉन्ग टर्म मीन्स व्हाट? मोर देन 3 years और मोर देन 6 years? मोर देन 90 days। ठीक है, ओके। कितना परसेंटेज है दोनों? बैंक रेट 4.25% है और रेपो रेट 4%। ठीक है, गुड। चलो, तेईस दादर, तेईस सो गया यस ये सर, लोग। यस यस सर। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम्म इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1935 में किया। यस। 5 करोड़ रुपए हमने उस दिन लगाए थे। हाँ 1934 का वो एक्ट था। हाँ हाँ 1937 में हमने उसके हेडक्वार्टर को ट्रांसफर किया। राइट। 1 जनवरी 1949 को हमने उसको राष्ट्रीयकृत कर दिया। क्वेश्चन ये है कि जिस समय हमने 1935 में कोलकाता में आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने किया, उस समय उसके दूसरे गवर्नर का नाम क्या था? दूसरे गवर्नर का नाम ये फर्स्ट है स्मिथ है एंड सेकेंड है, फर्स्ट है एओ स्मिथ है और सेकेंड इंडियन गवर्नर है सीडी देशमुख एंड पक्का? हाँ फर्स्ट है एओ स्मिथ है और इंडियन नहीं नहीं, हम गवर्नर तो फर्स्ट पूछ ही नहीं रहे हैं आपसे कि एओ स्मिथ है या शक्तिकांत दास है। हम तो आपसे दूसरे गवर्नर का नाम पूछ रहे हैं। दूसरे गवर्नर तो सर सीडी देशमुख ही है। ठीक है, दूसरा गवर्नर सीडी देशमुख नहीं है। वो 1942 में गवर्नर बनाए गए थे। हालांकि दूसरे गवर्नर का नाम मैंने आपके नोटबुक में लिखा नहीं है। इस कारण से मैंने एक क्वेश्चन पूछा। नाम था जेम्स टेलर, है ना? याद रखें, हमेशा बड़ी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तालिका पूछी जाती है उस समय। आपके एओ स्मिथ के बाद जेम्स टेलर, उसके बाद सीडी देशमुख का तालिका है। इसको थोड़ा सा याद रखें। अजीत थाने, अजीत कुमार, अजीत। हाँ सर बोलिए। दोनों क्लास में थे मौजूद? हाँ सर। एमएसएफ का नाम सुना है? हाँ सर। क्या है फुल फॉर्म? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अरे वाह, क्या बात है। एसएलआर का फुल फॉर्म? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वेरी गुड। सीआरआर का फुल फॉर्म? कैश रिजर्व रेशियो। जाओ, आबाद रहो, माइक ऑफ करो और एंजॉय करो। आशीष कुमार, आशीष, आशीष, अक्षता घाटकोपर, अक्षता। यस सर। क्या पूछूं? क्या बताना पसंद करोगी वो बताओ।
सर आप पूछो। खुला बाजार सर, कहीं से भी पूछो, आई एम रेडी। ऐसा ओपन मार्केट ऑपरेशन अगर हमें मिले कि सर कहीं भी पूछो, छोटा सा आंसर दो मुझे। यस सर। मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपडेट करती है। आरबीआई करती। अभी क्वेश्चन तो सुनो मेरी। मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपडेट करती है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मंथली। पक्का? हाँ। पहले तो ये बताओ, पहले तो आपने सही बताया था कि सब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, तो फिर इसका आंसर आपने मंथली कैसे दे दिया? पहले तो यहीं पे विरोधाभास था ना कि मॉनेटरी पॉलिसी तो सर आरबीआई अपडेट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपडेट करती ही नहीं, आरबीआई करती है। तो फिर आखिर मंथली आंसर आया कैसे? हाँ, अच्छा छोड़ो वो सब छोड़ो, सबको डिलीट करो। अभी मेरे को ये बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी कितने दिनों में अपडेट होता है? ट्वाइस इन अ मंथ। तो उसको हम ट्वाइस इन ए मंथ अगर होता है तो उसको हम मंथली कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बायो मंथली। हाँ, बाय मंथली बेसिस पे आरबीआई अपडेट करती है। गुड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलेंगे सिमरन खान के पास। सिमरन, सिमरन आवाज आ रही है? सर आ तो रही है लेकिन मैं बोलना पसंद नहीं करूंगी। खोला किसी ने माइक? किसने माइक खोला है उसी के पास चलते हैं। निकी, निकी अभी तो तुमने माइक ऑन किया था, फिर से ऑन करो जरा। ये तो आई। हाँ निकी, आवाज आ रही है निकी? ये लगता है नई स्टूडेंट है, आज पहली बार है, गलती से माइक ऑन हो गया, फिर से उसको बंद कर दिया इसने। चलो आखिरी क्वेश्चन, पूजा पटेल। पूजा, यस सर, यस सर। कौन सी ब्रांच? डोंबिवली सर। कंफ्यूजन है क्या कि दादर है कि डोंबिवली है? नहीं सर, नहीं। फिर क्या आटे MWF में दादर और TTS में मंडे, ऐसा है क्या? नहीं सर, नहीं। तो कंफर्म ना दादर? दादर नहीं सर, डोंबिवली। अच्छा डोंबिवली कंफर्म है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सही आंसर दीजिए, क्लास की शुरुआत करता हूँ। लास्ट के दोनों क्लास में मौजूद थी? हाँ सर। बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR और रिवर्स रेपो रेट, पांचों का परसेंटेज बताइए बिना नोटबुक को देखे हुए। सर बैंक रेट का है 4.25, रेपो रेट का है 4%, और रिजर्व रेपो रेट का है 3.35%, और कैश रिजर्व का है 4%, SLR का है 18%, और मार्जिनल का है 4.25%। ऐसा लग रहा है कि नोटबुक ठीक सामने में खुला हुआ है। नहीं सर, हाँ, नहीं सर। ऐसा हो नहीं सकता मैडम। जिस तरीके से, जिस सिलसिलेवार तरीके से आपने बताया है, उसी सिलसिलेवार तरीके से मैंने नोटबुक में लिखवाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसको याद कीजिए। हमने जो भी लास्ट क्लास आपको पढ़ाए थे, ईदर डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल एंड पॉलिसी रेट्स, ये तीनों PDF आपके पोर्टल पर अपडेट हो चुके हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव रख सकते हैं। चलो, आज किसी की नई क्लास है जो पुराने किसी क्लास में मौजूद नहीं थे? सब थे? नहीं ठीक सर। है। हाँ, इमरान खान। सिमरन पहली क्लास? हाँ। हाँ, पहली हाँ क्लास सर। है। हाँ। क्या बनने का इरादा है? क्या बोले सर? न्यूली ज्वाइंट है सर। न्यूली ज्वाइंट है वो तो मैं समझ गया, क्या बनना है वो समझाइए।
क्या एम है? कुछ एम है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, क्या एम है? एम तो सर अभी ऐसा है कि अभी तो सर एम नहीं है, अभी तो सिर्फ देखना है, उसके बाद एम डिसाइड किया जाएगा, ऐसा ही है ना कुछ? हाँ सर। ठीक है, चलो। हमने मॉनेटरी पॉलिसी में आपके क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो हमने बातें की थी कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होते हैं और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होते हैं। क्वांटिटेटिव में हमने उन रेट्स को रखा था जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो क्वांटिटिव है 1 to 10 के तालिके में आपके आते हैं, और उनमें हमने 6 रेट्स को रखा था, चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे वो CRR हो, चाहे वो SLR हो, और अंत में हमने एक और रेट का समावेशन उसमें किया था, नाम था MSF, जिसका फुल फॉर्म हमने लिखवाया तो नहीं, और उसका हमने डेफिनेशन भी नहीं बताया, लेकिन नाम हमने आपके बोर्ड पे लिखा था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये फैसिलिटी का जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो उतना ही होता है, लगभग आज के दिन भी उतना ही है जितने आपके बैंक रेट की परसेंटेज है, दैट इज 4.25%। और दूसरे किनारे में हमने क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल लिखा था कि बैंकों की क्वालिटी को बनाए रखने की भी पूरी जिम्मेदारी बैंकों के पिताजी के पास ही है, और बैंकों के पिताजी का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर हमने मोरल सुएसन, क्रेडिट रेशनिंग, या फिर आपकी पब्लिसिटी जैसे इंपॉर्टेंट 5-6 आपके इंपॉर्टेंट टूल्स का नाम हमने आपके बोर्ड पे लिखा था। हम चलेंगे आज क्वालिटेटिव के दौर तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव में ही MSF एक ऐसी रेट है जिसका कंफ्यूजन बहुत होता है कि आखिर MSF होता क्या है। तो क्लर्कल एग्जामिनेशन में जाएंगे तो डायरेक्ट आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन MSF F स्टैंड फॉर व्हाट और S स्टैंड फॉर व्हाट। तो क्लर्कल एग्जामिनेशन में सिर्फ आप उसके परसेंटेज और आप उसके फुल फॉर्म को याद कर लें तो आपके एग्जामिनेशन का जो शिद्दत है वो समाप्त हो जाएगा। दैट इज marginal standing facility. As on date, this facility is at par with bank rate, which is 4.25%. होता क्या है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो बताता हूं। जैसे बैंक रेट में आपने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी दूसरे कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म पर्पस मोर देन 90 डेज के पीरियड के लिए लोन देती है, उसको हम बैंक रेट कहते हैं। वहीं दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही दूसरे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लेस देन 90 डेज पीरियड के लिए लोन देगी, उसको हम रेपो रेट कहेंगे। जिस दर पे बैंक रेट और रेपो रेट का काम RBI का बैंकों को लोन देने के हवाले से चलता है, सेम MSF भी है। इस MSF में भी RBI दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। तो the rate at which RBI lends money to other commercial bank for long term purpose called bank rate, for short term purpose called repo rate, for overnight purpose called MSF. MSF क्या होता है, समझ में आया? क्या होता है बताओ, जाओ। एक रात के लिए Yes. और 24 एक months दिन के 24 घंटे के लिए अगर RBI किसी भी दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देगी तो उसको हम MSF कहते हैं। तो पहली बात तो बड़ी और छोटी बात यहीं पे समाप्त हो गई कि MSF का जो लेंडिंग होता है वो कितने डेज के लिए होता है। तो आंसर इज ओनली एंड ओनली ओवरनाइट पर्पस। अगर चॉइस में ओवरनाइट है गो विथ ओवरनाइट, चॉइस में अगर 1 डे है गो विथ 1 डे, चॉइस में अगर 24 आवर्स है गो विथ 24 आवर्स। दूसरी बात, अंतर क्या है आपके बैंक रेट और रेपो रेट में, वो जान लें। जब भी RBI किसी भी दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देती है तो बैंक रेट या फिर रेपो रेट के आधार पर देती है। उसके लिए किसी भी बैंक को RBI के पास कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है। ये नहीं कहना पड़ता है कि आप मेरा ये कोलेटरल लीजिए, उसके अगेंस्ट मुझे लोन दीजिए। जैसे आज मुझे अगर होम लोन लेना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि आप मेरे इस घर को मॉर्गेज कीजिए और उसके एवरेज में आप मुझे लोन दीजिए। सिमिलर सा काम बैंकों का RBI के हवाले से चलता है। तो बैंक रेट या फिर रेपो रेट में किसी भी बैंक को RBI के पास कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर MSF में कोई भी कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेती है ओवरनाइट पर्पस के लिए तो उसको सिक्योरिटी ऑफर करनी पड़ती है, और बैंकों में इस सिक्योरिटी को जिस नाम से हम जानते हैं
कॉल्ड कोलेटरल। कोलेटरल की थोड़ी सी बात बताता हूं, कोलेटरल होता क्या है। तो एक आम भाषा में आप समझ जाए तो कोलेटरल होता है गिरवी संपत्ति, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो। चल कहने का मूवेबल हो या फिर अचल कहने का मतलब इमूवेबल हो। तो इमूवेबल कोलेटरल में क्या आते हैं, तो इमूवेबल कोलेटरल जो चल नहीं सकता है। अब ये घर है तो भाई रातों रात तो कहीं दौड़ के यहां से वहां चला नहीं जाएगा, इसको हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो अचल है, जो हिल नहीं सकती है, जो चल नहीं सकती है। जमीन आपका है वो इमूवेबल है, मकान आपकी है वो इमूवेबल है। चल संपत्ति क्या होती है, तो आपका जो गोल्ड है, आपका जो गाड़ी है ना, आपके पास जो एसेट्स है ना, तो वो सब कहते हैं चल संपत्ति, जिसको कहते हैं मूवेबल, जो चल सकता है। अभी ध्यान से सुने, बहुत बार आपके मन में प्रश्न आएगा कि कोलेटरल होता क्या है। एक आम भाषा में बता दिया, कोई भी ऐसी चल या अचल संपत्ति जो बैंकों के पास गिरवी रखी जाती है, उसको हम कोलेटरल का नाम देते हैं। बाद में किसी क्लास में इस कोलेटरल को फर्दर हम डिवाइड करेंगे कि कोलेटरल 5 टाइप के होते हैं। उसमें से एक को हम कहते हैं मॉर्गेज, दूसरे को हम कहते हैं हाइपोथिकेशन, तीसरे को हम कहते हैं प्लेज, चौथे को हम कहते हैं लीन, और पांचवें को हम कहते हैं असाइनमेंट। आज के दिन में आप कुछ भी याद मत रखें कि असाइनमेंट क्या है, लीन क्या है, प्लेज क्या है, हाइपोथिकेशन क्या है, मॉर्गेज क्या है। ये सिर्फ सुन के रखें कि ये एक टर्म है जिस टर्म से कभी ना कभी आपको रूबरू होना पड़ेगा बैंकिंग क्लास में। अभी हमने सिर्फ बात की है कोलेटरल का, और कोलेटरल के बेस पे जब आरबीआई दूसरे बैंकों को एक दिन के लिए लोन देगी वो एमएसएफ होगा। बिना कोलेटरल के जब आरबीआई दूसरे बैंकों को एक दिन के बाद से लेके कई वर्षों तक के लोन देगी, उसको हम बैंक रेट या फिर रेपो रेट के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ी डिफरेंस आपके एमएसएफ और रेपो या फिर बैंक रेट में यही है कि बैंक रेट में जो लोन दिए जाते हैं वो बिना किसी सिक्योरिटी के दिए जाते हैं, जबकि एमएसएफ में जो लोन दिए जाते हैं विद सिक्योरिटी दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलेटरल। बैंक रेट या फिर रेपो रेट अप टू 90 और मोर देन 90 के लिए होता है, जबकि एमएसएफ ओवरनाइट पर्पस के लिए होता है। बैंक रेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4.25% है, एमएसएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4.25%। दोनों एक ही जैसे लगभग होते हैं। अमूमन आप अगर 1-2 साल का दायरा आप खोल के देखिएगा तो बैंक रेट और एमएसएफ दोनों एक ही जैसे होते हैं। लेकिन अभी आप सोचेंगे कि क्या ऐसी बैंकों को कोई जरूरत पड़ती है जो एक दिन के लिए लोन लेना पड़े, क्योंकि जैसे ही लोन लिया और नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर रिपेमेंट उसको आरबीआई को नहीं किया तो उसको क्या होगा, रेपो रेट लग जाएगा। क्लियर? तो ऐसी जरूरत तब पड़ती है जिस समय बाय मंथली पॉलिसी अपडेट होती है। अभी 15वां दिन है, हमें सीआरआर और एसएलआर को अपडेट करना है। उस टर्म में हमें पता चला कि हमारे पास कुछ एसेट्स कम हैं, क्योंकि सीआरआर तो अपडेट करना ही है, अपडेट नहीं करेंगे तो फिर से डिफॉल्टर लिस्ट में आएंगे। तो उस सीआरआर और एसएलआर के रेशियो को मेंटेन करने के लिए बैंक एमएसएफ के अंदर आरबीआई से लोन लेती है। ओनली दिस इज द पर्पस। माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? है ना? तो एमएसएफ क्यों आखिर एक दिन के लोन लिया जाता है? तो ओनली फॉर फुलफिलिंग द पर्पस एंड मेंटेनिंग सीआरआर एंड एसएलआर रेशियो। बाय मंथली होता है, 15वें दिन अपडेट करना है, पता चला रात में 200 करोड़ का लैकिंग बिहाइंड है, तो 200 करोड़ ओवरनाइट हम क्या करते हैं, तो आरबीआई से लोन ले लेते हैं। आप सिर्फ 3 ही बात याद रखिए, कोई भी एग्जाम हो, आरबीआई हो, एसबीआई हो, आईपीएस हो, कोई भी कलर्जियल एग्जाम, सब में काम निकलेगा फुल फॉर्म ऑफ एमएसएफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एमएसएफ एंड ओवरनाइट पर्पस ऑफ एमएसएफ। और बड़ी एग्जाम खासकर आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर, वहां पे आप अगर याद रखते हैं कि एमएसएफ इज backed by collateral, whereas bank rate and not repo rate is not backed by collateral enough sufficient. Please pen down MSF. MSF. MSF का फुल फॉर्म क्या है? खोलो माइक खोलो। मार्जिनल स्टैंडिंग हाँ फैसिलिटी। बोलिए, मेरे साथ बोलिए। कुछ चुपचाप बैठे रहोगे कि सब बोल ही रहे हैं तो फिर चलेगा नहीं। एक नहीं 10 आदमी बोलो चलेगा, लेकिन मुंह खोलिए मेरे साथ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इधर लिखेंगे हम बैंक रेट,
4.5. और रेपो रेट इधर लिखेंगे कौन सा, MSF 4.25%, 4.25% पहला डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, RBI lends money for more than 1 day, 1 to 90 repo, 90 and above bank rate. RBI lends money for overnight period. ये दोनों लिखो पहले। रेट मीनिंग पीरियड, पीरियड में लिखो लॉन्ग टर्म स्लैश शॉर्ट टर्म, यहां लिखें ओवरनाइट। माइक ऑफ करो। जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड किया है, सारे नोट्स आपके वेब पेज पे अवेलेबल हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। जो नए हैं, जिनको पता नहीं है कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें, उनसे पूछें कि पाथ क्या है, कौन से पाथ पे मिलेगा। अभी जो भी 2 क्लास, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की जो नई सिलसिलेवार क्लास की शुरुआत हमने की थी, 2 क्लास हुए हैं, उस दोनों क्लास के 5 नोट्स, लास्ट क्लास के 3 PDF और उससे पुराने क्लास के भी 3 PDF सिलेबस के साथ, तो 6 PDF अभी तक अवेलेबल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अवेलेबल PDF है वो आपको दिखने बंद हो जाएंगे, तो डाउनलोड कर लें। हटाओ इसे। Yes. कोलेटरल, विदाउट, विथ कोलेटरल, ये कोलेटरल के साथ ही मिलेगा। अगर बैंक ने कुछ ऑफर किया है कि हमारी सिक्योरिटी है, उसके अगेंस्ट लोन दीजिए, तो विथ कोलेटरल ही, बैंकों के पास अगर सिक्योरिटी है तो ही आपको MSF के अंदर लोन मिलेगा। बैंक रेट, रेपो रेट में किसी भी सिक्योरिटी को रखने की जरूरत नहीं है। ऑल कमर्शियल बैंक only scheduled commercial bank. scheduled commercial bank, RBI Act 1934, Schedule 2 with SGL account, subsidiary
जनरल लेजर, और लिख लीजिए फिर बताता हूं। बैंक रेट के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक कहने का मतलब चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, जिस बैंक को आरबीआई ने लाइसेंस दिया है उसे आरबीआई से लोन लेने का अधिकार है ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट और रेपो रेट। यहां पर मैंने एक टर्म लिखा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जब हम आपके बैंकों की कैटेगरी में आएंगे तो वहां बताऊंगा कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या है। अभी भी आप अपने घर से बाहर निकल के स्टेशन के दरमियान में जाएंगे तो देखेंगे किसी न किसी कोऑपरेटिव बैंक का जब आप बोर्ड देखेंगे, मैं प्राइवेट बैंक या फिर किसी नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस समय किसी कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड देखेंगे ध्यान से पढ़िए उसको, उसमें लिखा रहता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो वैसे बैंक जो आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 में आते हैं। फिर से रिपीट करता हूं कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक हम किसे कहते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपके बोर्ड पे मैंने लिखा भी है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल नंबर 2। क्या है इस शेड्यूल की बातें, ये हम बैंकों के डिवीजन पे आएंगे तो बात करेंगे। तो एमएसएफ में आरबीआई ओवरनाइट पर्पस के लिए उसी बैंक को लोन देगी जो बैंक कोलेटरल ऑफर करेगा। 7 साल उस बैंक का एक अकाउंट आरबीआई के पास है, बैंकों की अकाउंट आरबीआई के पास है। अभी हमारी और आपकी अकाउंट बैंक के पास है, बैंकों को भी अपना अकाउंट एक कहां खोलना पड़ता है, आरबीआई के पास खोलना पड़ता है। उस अकाउंट का नाम है एसजीएल। द फुल फॉर्म ऑफ एसजीएल अकाउंट इज सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट। तो एमएसएफ के अंदर आरबीआई सिर्फ उसी कमर्शियल बैंकों को लोन देगी जो शेड्यूल हो, कोलेटरल ऑफर करें और एसजीएल अकाउंट आरबीआई के पास रखें। SGL का फुल फॉर्म is more important than the collateral offering by banks with RBI, that is subsidiary general ledger account। तो लिखे हैं ऑब्जेक्टिव में लिखा है सबसे लास्ट पॉइंट में, क्यों आखिर बैंक रेट रिपोर्ट के अंदर लोन आरबीआई देती है। द ऑब्जेक्टिव इज फॉर मेंटेनिंग क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। और यहां पे क्या है एमएसएफ के अंदर, क्यों क्या ऑब्जेक्टिव है एमएसएफ के अंदर एक दिन के लोन देने का, फॉर मेंटेनिंग सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो। जब एक कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने पूरे एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंट व्हिच इज एज प्रेजेंट 4% कैश के फॉर्म में रखती है, जिसके अगेंस्ट आरबीआई कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस बैंकों को पे नहीं करती है, द रिजर्व इज कॉल्ड सीआरआर। ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है सर दोनों में? क्या ऑब्जेक्टिव यहां पे लिखा है क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई, यहां लिखा है सीआरआर और एसएलआर। क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी सप्लाई बैंक रेट रेपो रेट में, एमएसएफ में सीआरआर एंड एसएलआर। डन, हेलो सर। बोलिए। सर एसजीएल का फुल फॉर्म क्या लिखा है? एसजीएल, जी है गंगा, एसजीएल का फुल फॉर्म है सब्सिडियरी, जो कहते हैं ना सब्सिडियरी है, एसबीआई की पहले सब्सिडियरी थी हैदराबाद, बिकारेन, जयपुर, तो सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट, एसजीएल अकाउंट सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट।
हुआ क्या? यस सर। क्यों आखिर बैंक रेट या फिर रेपो रेट पे लोन दिया जाता है? सीधी सी बात आप जाने कि बैंक रेट या फिर रेपो रेट पे लोन देने या फिर उसको बढ़ाने और घटाने का एकमात्र उद्देश्य है मार्केट में मनी सप्लाई का मेंटेन रहना। अभी सपोज मेरे को घर बनाना है, तो क्या मेरे पास 50 लाख रुपए कैश है जो मैं बना सकता हूं? मेरे को गाड़ी परचेज करना है, तो क्या मेरे पास 10-12 लाख रुपए कैश के रूप में है जो मैं गाड़ी परचेज कर सकता हूं? आंसर इज नो। संभवतः ऐसा लाखों में एक व्यक्ति होगा जिससे जरूरत तो है लेकिन उसके पास कैश भी है। तो ऐसे कई मतलब 99.9% ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास अवेलेबल कैश बैलेंस उतना नहीं है जितने की उन्हें जरूरत है। अभी मार्केट में इकोनॉमी को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आना पड़ेगा। अभी अगर गाड़ी का लोन है, मैंने अगर कोई गाड़ी परचेज की, उसका लोन अगर बैंक मुझे देगी नहीं, तो क्या मैं गाड़ी ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं ले सकता हूं। तो क्या गाड़ी बिकेगी? नहीं बिकेगी। गाड़ी नहीं बिकेगी तो वो जो शोरूम वाला बैठा हुआ है वो भजिया तलेगा, वो जो उसकी कंपनी बैठी हुई है वो भी प्रोडक्शन नहीं करेगी, है ना। तो ये चेन है ना, वो चलेगा ही नहीं। जो इकोनॉमी की रफ्तार है वो चलेगा ही नहीं। अब घर परचेज बनाना है हमें या परचेज करना है, 50 लाख रुपए की जरूरत है ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं। बनेगा नहीं तो ये जो आपके आयरन का प्रोडक्शन हो रहा है, सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है, पेंटिंग का हो रहा है, कर्टन्स का हो रहा है, ये सब होगा ही नहीं। तो बैंक को इस कारण से बनाया गया है कि आप लोन दीजिएगा तो ही मार्केट की जो इकोनॉमी है किसी भी सेगमेंट की हो, देखिए बैंक लोन देती है तो ही सारे जो सेगमेंट है वो सुचारू रूप से चलते हैं। घर परचेज करना है तो घर जैसे ही परचेज करना होगा तो घर बनेगा। घर बनाने के लिए कितने सारे मटेरियल लगते हैं। गाड़ी लेना है तो गाड़ी की चलती है। पर्सनल लोन लेके आपको कुछ फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन खरीदना है तो वो चलती है। आप किसी बिग बाजार, क्रोमा में जाते हैं, आप बोलते हैं मोबाइल परचेज करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिविल की रिपोर्ट को देख के आपको लोन दिया जाता है। तो ये वैसे सिस्टम बनाए गए हैं जिस सिस्टम पे मार्केट की इकोनॉमी, मार्केट में पैसे का जो फ्लो है वो चले तो ही प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन होगा क्योंकि प्रोडक्शन हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ऑन बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन टर्सरी सेक्टर हमारा क्या होगा, तो फ्लो होगा। क्योंकि टर्सरी सेक्टर हमारा क्या है, तो सर्विस सेक्टर है, जिसके लिए हम और आप एक साथ मिलकर इस मंच पर तैयारी करने के लिए बैठे हैं। वो सेक्टर आपकी टर्सरी सेक्टर है। इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जिस समय हमें आजादी नहीं मिली थी बिफोर 1947, उस समय जो भारत की कुल जीडीपी है, जो भारत की कुल आय का जो स्रोत है, उसमें मोर देन 50% जहां से आता था वो थी प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर से आता था। लेकिन आज एग्रीकल्चर संभवतः सबसे आखिरी के पायदान पे पहुंच चुका है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर आपकी फिशरी सेक्टर है ना, या फिर एजुकेशन सेक्टर, ये सब क्या है, आधारभूत संरचना है। और जो आधारभूत संरचना होती है उसको हम प्राइमरी में रखते हैं। उस आधार से निकल के उन चीजों को निचोड़ते हुए जब हम प्रोडक्शन करते हैं उन चीजों का, जैसे गन्ना है, गन्ना क्या है, तो गन्ना इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। अभी गन्ने से हमने निचोड़ निकाला, निचोड़ कहां पर निकालेंगे, तो उसका शुगर कोई फैक्ट्री होगा, शुगर कारखाना होगा, तो वहां पर हम निकालेंगे। तो प्राइमरी का जो यहाँ पे यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जहां पे हमने प्राइमरी का शोषण करके हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। और जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आप तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो आपके रिटेल के माध्यम से हो, होलसेल के माध्यम से हो, किसी मॉल के माध्यम से हो, दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो हम और आप, बैंक हो, होटल हो, मोटल हो, बीपीओ हो, केपीओ हो, ये सब सेकेंडरी में, ये सब किस में आते हैं, तो टर्सरी में आते हैं। समझ में आया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या होता है? सब हो गया। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात का आज हमारा एम नहीं है, फिर भी सुन के सिर्फ रखें कि सर ने कभी न कभी बताया था कि बैंकिंग एक सर्विस सेक्टर है और सर्विस सेक्टर हमेशा और हमेशा टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। हमने एमएसएफ की बात कर दी और ये बता दिया कि आखिर किस कारण से बैंक रेट या फिर रेपो दिए जाते हैं और क्या कारण होता है जब ये बैंक लोन देती है।
तो मार्केट में इकोनॉमी किस तरीके से चलती है। आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो मेरे से पूछिए, सर समझ में नहीं आया। सबको आ गया समझ में? अगर सबको समझ में आ गया तो मैं पूछ लूंगा अभी तुरंत से एक क्वेश्चन, और जब मैं पूछूंगा सब माइक ऑफ कर लेगा। सबको आ गया समझ में? ठीक है, अभी दूसरे पायदान पे हम चलते हैं। संभवतः आपने जाना होगा कि भारत में पैसे को छापने का मशीन लगा हुआ है। हम पैसे प्रिंट करते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस हमारे ही पास है। सबके पास पैसे की जरूरत है, मुझे भी पैसे की जरूरत है। अगर पैसे की जरूरत ना रहती तो ना आप मेरे क्लास में पढ़ने आते, क्योंकि आपको ही पैसे की जरूरत है। कल हो के आपको ही बैंक में जाना है, बैंकर बनना है, सैलरी आएगी तो आपको ही पैसे की जरूरत है, मुझे ही पैसे की जरूरत है। तो संभवतः अगर पैसे की जरूरत ना होती तो हमारी जो इकोनॉमी है वो चलती ही नहीं। तो पैसे की जरूरत है तो पैसा कौन दे सकता है? तो पैसा तो वहीं से आएगा जहां से छपाई होता है। तो छपाई हमारे भारत में ही होती है। ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे देश से करेंसी हमारे इंडिया में इंडियन करेंसी आती है, जिसको हमने INR का नाम दिया है। INR स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल रूपी। भारत की जो करेंसी है उसका नाम है रूपी। भारत में पैसे छापने का जो संसाधन बना हुआ है, उस संसाधन का विकास जो है हमने 1956 से किया है। फिर से याद करा दूं, 1956 1956 में हमने एक सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिस सिस्टम का नाम था MRS। द फुल फॉर्म ऑफ MRS इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में यह कहा गया कि भारत सरकार तभी पैसे का प्रिंट कर सकती है जिस कंडीशन में उसके पास कम से कम 200 करोड़ का जो एसेट है वो बैक्ड हो। मतलब 200 करोड़ की जो संपत्ति है वो भारत सरकार के पास होना चाहिए। सिस्टम अडॉप्ट हुआ 1956 से। फर्दर इस 200 करोड़ को भी बाइफर्केट कर दिया गया कि आखिर इस 200 करोड़ में चाहिए क्या। कैश चाहिए, गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, कोई और सिक्योरिटी चाहिए, ट्रेजरी बिल चाहिए। तो ये कहा गया कि 115 करोड़ का जो है 200 करोड़ में, क्योंकि MRS बेस्ड ऑन 200 CR, इस 200 करोड़ में 115 करोड़ के कम से कम गोल्ड होने चाहिए। और जो बच गए 85 करोड़, इस 85 करोड़ का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। यही 200 करोड़ का कम से कम भारत के RBI के पास क्या होना चाहिए? तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। 85 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज एंड 115 करोड़ गोल्ड। आप देखें इंडिया में अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो 30% टैक्स कट जाता है। किसी का अगर 12 लाख 15 लाख रुपए अगर सैलरी है, 20 लाख रुपए सैलरी है, 30% पेएबल है वो इनकम टैक्स का। लेकिन आप अगर अमेरिका, लंदन, जापान कहीं से भी करोड़ों रुपए कमाते हैं और भारत में भेजते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। द रीजन बिहाइंड टैक्स क्यों नहीं लगता है? अगर टैक्स लगाने लगे फॉरेन इनकम पे भी तो कोई फॉरेन जाएगा ही नहीं, या जाएगा भी तो इंडिया में पैसे भेजेगा ही नहीं क्योंकि टैक्स लग जाता है। तो कोई भी फॉरेन जो हमारे पास डिपॉजिट आती है, किसी के मामा, चाचा, भाई हैं, और वो अगर इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल करेंसी, कोई भी इंटरनेशनल करेंसी अगर भेजते हैं तो टैक्स एग्जम्प्टेड है। द रीजन बिहाइंड कि जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा उतनी ज्यादा करेंसी को हम प्रिंट कर सकते हैं। यही उद्देश्य रखा गया है। अभी आप बोलेंगे सर ये तो बात ठीक है, लेकिन जब मशीन ही अपने पास है, जब घर में ही मशीन लगा हुआ है, घर करने का मतलब हिंदुस्तान में ही मशीन लगा हुआ है, तो क्यों नहीं 24 घंटे हम चला देते हैं, सबके पास पैसे आ जाएगा, सब खुश, सब घर में आराम से अपना रहेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो सिस्टम नहीं चलेगी, इकोनॉमी नहीं चलेगा, ना वो तांगा वाला तांगा चलाएगा, ना आप ट्रेन से बैठ के पढ़ने जाएंगे, ना मैं आके आपको पढ़ाऊंगा, तो सिस्टम नहीं चलेगा। इस कारण से सिस्टम को चलाने के लिए हमने MRS को अडॉप्ट किया है, जिसमें सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही पैसे की प्रिंट होगी। अभी आप कोई भी करेंसी अगर उठाते हैं तो उस पर लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम रुपीज 100, 200, 500 जो भी लिखा होता है। उसमें भारत सरकार ये वादा करती है कि मैं आपको 500 रुपए देने का वचन करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर उस 500 रुपए को छापा गया है, इसका मतलब उस 500 रुपए के वैल्यू का
रिजर्व गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया है ना। अगर आज 300 करोड़ का प्रोडक्शन आपके देवास में हुआ या फिर सालबोनी मैसूर में हुआ, तो उस 300 करोड़ का एसेट आरबीआई ने अपने पास रिजर्व रख लिया है। तो एसेट के मतलब आपकी जो करेंसी है वो एसेट बैक है। करेंसी तो आपको मिल गया, वो तो क्या 2 रुपया लगा होगा कुछ छापने में, 10 रुपया लगा होगा 2000 की करेंसी को छापने में, लेकिन 2000 रुपये आपको मिल रहा है। इसका मतलब है कि आरबीआई के पास उस 2000 के वैल्यू का एसेट है, चाहे तो गोल्ड है चाहे तो फॉरेन एक्सचेंज है। तो जितना एसेट हमारे पास बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज गोल्ड बढ़ेगा, उतनी ज्यादा करेंसी को हम प्रिंट कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 100 की 100 बातें जो मैंने अभी बोली हो तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन 10 बातें कम से कम इतना भी आप जान ले कि आपकी करेंसी का जो वैल्यू है, आप अगर किसी को 10,000 रुपये आज दे रहे हैं अपने पॉकेट से, इसका मतलब है कि उस 10,000 के वैल्यू का गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तभी उसने आपको 10,000 देने का वादा किया है। और आप अभी क्या कर रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑफ आप करेंसी कर रहे हैं। अब ये सारी बात जान दें, आपके लिए 2 ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। एमआरएस का फुल फॉर्म, एमआरएस का मिनिमम रिजर्व कितने का होता है, उस मिनिमम रिजर्व में गोल्ड कितने का होगा, उस गोल्ड को छोड़ दें तो फॉरेन एक्सचेंज कितने का होगा, ये प्रक्रिया कब से हम अपना रहे हैं, और आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपए के डिनोमिनेशन को प्रिंट कर सकती है। आंसर इस 5 का मुझे कोई दे सकता है? अरे वीर उठो, कोई उठेगा नहीं। अरे सब चीज मैंने बोल दिया, अब क्या? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हाँ, और मिनिमम रिजर्व आरबीआई 200 करोड़ रखेगी। वेरी गुड। इसमें से 115 कैश मतलब गोल्ड गोल्ड रहेगा और 85 फॉरेन एक्सचेंज रहेगा। 1956 से 1956 से। लेकिन जो मैंने 5वां क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे चाहिए। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन था कि आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपए के डिनोमिनेशन को प्रिंट कर सकता है? 200 करोड़ हैं? 300 करोड़ बोला था ना। The maximum denomination of currency which RBI can print is rupees 10,000. आज के दिन में सबसे बड़ा करेंसी, सबसे बड़ा जो डिनोमिनेशन है आपके मार्केट में कितना है? 2000 रुपए ना? 2000 रुपए है। बट आरबीआई के पास ये प्रावधान है कि वो मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी 10,000 को प्रिंट कर सकता है। तो ये 5 बड़ी बातें आपने जाना। अभी आगे की बात आप जाने कि ये जो करेंसी की हम प्रिंट करते हैं, जो भी नोट प्रिंटिंग है, नोट प्रिंटिंग करने का मतलब जो भी पत्ते वाले नोट हैं आपके, है ना, 1 रुपए का हो, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का या 2000 रुपए का, इसको हम कहते हैं नोट प्रिंटिंग प्रेस। ये जो नोट प्रिंटिंग प्रेस होता है, ये कहने के लिए तो हम बोलते हैं कि ठीक है आरबीआई ही प्रिंट कर रही है, बट ऐसा है नहीं। आरबीआई के अंदर, है ना, और गवर्नमेंट के अंदर से ये प्रिंटिंग होता है। आरबीआई की एक विंग है, उस विंग का नाम है BRBNMPL। फिर से बोलता हूं, डायरेक्टली आरबीआई पैसे को प्रिंट नहीं करती है, हालांकि हम बोलते तो हैं कि आरबीआई पैसे प्रिंट करती है, लेकिन आरबीआई की जो एक सब्सिडरी है, जो आरबीआई का एक छोटा भाई है, उस छोटे भाई का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1995 में किया, और उस छोटे भाई का नाम है BRBNMPL। द फुल फॉर्म ऑफ BRBNMPL इज भारतीय रिजर्व बैंक एंड नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1995 में किया है। ये एक विंग है। दूसरी विंग जो है उसका नाम है SPNCIL, है ना, उसकी भी बात बताऊंगा, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 2006 में किया है। तो इसके अंदर 2 कारखाने हैं। तो टोटल मिला के आज के दिन में सिर्फ 4 ही कारखाने आपके पास पैसे के प्रिंट करती हैं। सिर्फ नोट प्रिंटिंग की बात कर रहा हूं, कॉइन की बात अभी नहीं आया हूं। नोट प्रिंटिंग में एक विंग BRBNMPL का है, दूसरी विंग SPNCIL का है। BRBNMPL के अंदर आपके मैसूर आते हैं और सालबोनी आते हैं। मैसूर कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। सालबोनी कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में है। वहीं SPNCIL के अंदर आपके 2 और कारखाने आते हैं। कौन कौन से कारखाने हैं? तो एक देवास है, भारत का सबसे बड़ा जो प्रिंटिंग प्रेस है वो देवास में ही है। कहाँ पे है देवास? तो मध्य प्रदेश में है। और दूसरा कहाँ है? मुंबई। मुंबई? नासिक। अरे मुंबई में नहीं है, नासिक में है। ठीक है, तो नासिक और जो आपकी देवास है, ये आपके SPNCIL के अंदर आती है।
तो ये चार बातें आप पहले याद, पहले आप SPMCIL का नाम भूल भी गए, BRB NMCL का नाम भूल भी गए, BRB NMCL का एस्टैब्लिशमेंट 1995 भी भूल गए, SPMCIL का एस्टैब्लिशमेंट 2006 भी भूल गए तो भी चलेगा। बट नोट मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस कितने जगह है? तो 4 जगह पे। कौन कौन सी है? तो मैसूर कर्नाटका में है, साल्बोनी वेस्ट बंगाल में है, देवास MP में है, और नासिक कहाँ है? तो दुबई में है ना? मुझे लगा कि कहीं महाराष्ट्र से बाहर अभी घूमने आप चले गए होंगे, तो हो सकता है कि नासिक को दुबई में पहुंचा दें। तो ये 4 जगहों पे आपकी नोट की प्रिंटिंग प्रेस होती है। अब आते हैं हम कॉइन के ऊपर। कॉइन के कॉइनेज एक्ट, जैसे RBI जो पैसे की प्रिंट कर सकती है, इसकी प्रावधान RBI के एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 22 में है। ये हमने सेक्शन नंबर कभी बताया था जब हम BRA या फिर आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या फिर RBI एक्ट की बात कर रहे थे। वहां पे हमने बताया था कि फिर भी जाने कि RBI ही वो सोल अथॉरिटी है जो भारत में पैसे को प्रिंट कर सकती है, का प्रावधान RBI के एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 22 में है। वैसे ही एक और एक्ट है जिस एक्ट का नाम है क्वाइनेज एक्ट। क्वाइनेज एक्ट का मतलब है क्वाइन के रिलेटेड बना हुआ वो एक्ट। वो एक्ट कब आया? वो एक्ट आया आपके 1911 में, 1911 में वो एक्ट आया। 1911 के एक्ट में ये कहा गया है कि मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन व्हिच RBI कैन प्रिंट। हालांकि फिर से यहाँ पे आपको बता दूं कि कोई भी क्वाइन हो या फिर 1 रुपीज का नोट हो, प्रिंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही उसका प्रिंटिंग करेगी। साइन कौन करेगा? फाइनेंशियल सेक्रेटरी। क्वाइन पे साइन कौन करेगा? क्वाइन पे फाइनेंशियल सेक्रेटरी। क्वाइन पे साइन कौन करेगा? कोई नहीं सर। कोई पे तो स्टैम्प लगेगा ना। मुझे नहीं पता, अब आप लोग से पूछ रहा हूं ना। क्वाइन पे साइन कौन करेगा? एक बता दिया, फाइनेंस सेक्रेटरी। बस कुछ भी पूछो सर, फर्स्ट बस टीवी सोमनाथन। अरे पहले सुनो क्या पूछ रहा हूँ। क्वाइन पे साइन कभी देखा है क्या? है क्या कुछ सिक्का उक्का आपके आजू बाजू? वॉइस नहीं आ रही है। एक तो क्वाइन इतना छोटा सा, उसमें साइन करेगा आप? नहीं होता है। 1 रुपए का जो 1 रुपए का नोट और किसी भी टाइप का क्वाइन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से छपता है। 1 रुपीज नोट ड्यूली साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। और ये जो मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस है, जैसे हमने बैंक नोट प्रेस की बात 4 जगहों पे की, वैसे ही अभी क्वाइन में हम अगर आएंगे तो क्वाइन में भी 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जिसको हम बोलते हैं मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस। जिसमें से एक प्रेस आपके ही शहर में है, कोलाबा में, है ना। CST में जब जाते हैं तो वहां पे है आपका टकसाल। तो एक तो हो गया मुंबई, दूसरा हो गया हैदराबाद, तीसरा हो गया नोएडा, और चौथा वेस्ट बंगाल। इन 4 जगहों में क्या है? तो मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस है। लिखें करेंसी प्रिंटिंग। करेंसी प्रिंटिंग में कौन प्रिंट कर सकता है? तो अंडर RBI एक्ट, कौन सा एक्ट? 1934 सेक्शन नंबर 22, RBI कैन प्रिंट करेंसी ओनली MRS मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कब आया? 1956 में। कितने करोड़? 200 करोड़। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? गोल्ड। और 85 करोड़ क्या होने चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स। 1956 मिनिमम रिजर्व रेशियो। ऑल नोट्स करेंसी
backed by value। इतनी बात लिखें। सचिन पुकाले, आवाज आ रही है मेरी? सचिन, सचिन, प्रेमा झा, प्रेमा आवाज आ रही है? यस आवाज सर। आएगी तो प्रेमा, पहली क्लास है तुम्हारी? हाँ। ओके, क्या है एम, क्या बनना है? मुझे बैंकिंग में कैशियर बनना है, मतलब क्यों? बैंकिंग का। लेकिन वो सर, कैशियर तो ये घर लास्ट में कैश क्या लेके लिखा नहीं जा है? सकता है। सॉरी। बैंकिंग में जो कैशियर है उसके पास सिर्फ बाहर के कस्टमर को दिखता है इतना कैश है, लेकिन वो घर तो लेके नहीं जा सकता है। हाँ, बट मुझे एज अ कैशियर वर्क करना पसंद है। हाँ, हाँ। वेरी गुड, चलो ठीक है। और किसी दिन अगर शॉर्ट लग गया तो फिर क्या करोगी? किसी क्या? कस्टमर को तुमने अगर गलती से वो 1000 रुपए निकालने के लिए आया और तुमने गलती से 1500 रुपया दे दिया, फिर क्या करोगी? मतलब नेक्स्ट टाइम फिर उसके ट्रांजैक्शन में से कट किया जा सकता है वो? नहीं, तुमको पता कैसे याद? तुम तो 200 कस्टमर को पेमेंट करोगे एक दिन में, तो तुमको जब एंड ऑफ द डे होगा उसमें पता चलेगा कि 500 रुपए का डिफरेंस है। उस 500 रुपए के डिफरेंस के लिए क्या करोगी वो बताओ? चेक और लिख लो, फिर करेंगे। पूछता हूँ। हाँ। सर वो क्या लिखा है, मिनिमम रिजर्व? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, SYS। अब हमारा राइटिंग ही अंग्रेज वाला है तो क्या कर सकती हो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, पूछो, बताऊंगा। मिनिमम रिजर्व सिस्टम started from the year 1956, which consists of 200 CR. In 200 CR, 115 crore gold reserve, and out of 200, 85 crore must be foreign exchange. सर हमारे यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है? तुम्हारे यहाँ हो गया था? हाँ सर, 20,000 का डिफरेंस निकला था तो कैशियर को अपने जेब से भरने पड़े थे। कौन से बैंक में तुम थे वो पहले बताओ? बैंक ऑफ इंडिया। अभी कहाँ पे हो बताओ? अभी तो मैं मुंबई में हूँ, पर हमारे गांव में हुआ था, रत्नागिरी में। तो तुम बैंक ऑफ इंडिया में हो? नहीं नहीं, मतलब मेरा खाता है, वहां पे हुआ था। हुआ था? तुम्हारे हाँ, साथ ऐसा घटना हुआ था? कैशियर को 20,000 रुपए अपने जेब से भरने पड़े थे, क्योंकि वो उसको तुमको ये एंट्री नहीं मिल रही मालूम है, थी। ये बताओ, तुमको ये बात कैसे मालूम है? सर मेरी मम्मी वहां पे काम करती, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, गुड गुड गुड, ठीक। अभी मान लिया कोई कस्टमर आया 5,000 रुपए निकालने के लिए, हमने गलती से उसको 50 का एक बंडल देना था और 500 का एक बंडल दे दिया। क्या पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है? 5,000 रुपए निकालने के लिए आया, उसे हमें 50 का एक बंडल देना था। 50 का एक बंडल 5,000 का होता है, हमने उसे गलती से 500 का एक बंडल दे दिया। शाम में जब EOD हो रहा है, एंड ऑफ द डे हो रहा है, तो पता चला कैशियर को 45,000 का शॉर्ट हो गया। अभी क्या करोगी मैडम, झा मैडम, काय करना है तुम्हें? सर पता नहीं। ठीक है, ऐसी घटना बैंक में आम है, ऐसे ही होते रहता है, कभी न कभी शॉर्ट, कभी न कभी एक्सेस होते रहता है। तो थोड़ा सा रिस्क वहां पे है, कैश काउंटर में थोड़ा सा रिस्क रहता है ना, बहुत सावधानी के साथ काम करना है।
100 रुपए अगर एक्सेस भी आ गए, सपोज किसी कस्टमर ने 1100 रुपए जमा करने के लिए दिए आपको और आपने सिस्टम में 1000 रुपए का ही एंट्री मार्क किया, है ना, 1100 रुपए का उसका वाउचर था, आपको सिस्टम में 1100 रुपए, है ना, 1100 मार्क करना था, आपने 1000 मार्क करके सिस्टम को अपडेट कर दिया। शाम में जब आप कैश टैली करेंगे तो पूरा टैली होने के बाद आपको दिखेगा कि 100 रुपए का फिजिकल करेंसी ज्यादा है, मतलब आपका जो पेटी है उस पेटी में 100 रुपए ज्यादा है, तो उसको 100 रुपए को घर लेके नहीं जाना है ना, वो और ज्यादा रिस्की है। आपने किसी कस्टमर को एक्सेस पेमेंट दे दिया है तो अपने जेब से आपने भर दिया तो चलेगा, वो आपका रिस्क था, आपने उसको बियर कर लिया। लेकिन किसी कस्टमर ने भरने के लिए आपको दिया 20,000 और आपने 2,000 रुपए भर दिया, 18,000 रुपए आप घर लेके जाएंगे, तो ये जो एक्सेस पेमेंट वाली बातें हैं ये और भी ज्यादा रिस्की होती हैं। कभी विवेचना हम इस पे करेंगे कि क्या करना होता है आपके बैंक में जाने के बाद। अभी प्रिंटिंग प्रेस देखें, प्रिंटिंग प्रेस किसके अंदर है, तो यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस है। एक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बच्चे हैं उसका नाम है BRBNMPL और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बच्चा है उसका नाम है SPMCIL। ये 2 बच्चे के नाम है। इस दोनों बच्चों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि क्या है फुल फॉर्म। BRBNMPL का जो एस्टैब्लिशमेंट है ये हमने 1995 में किया है। कोई मुझे इस ईयर में कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था ये अगर बता दिया तो आने वाले 3 महीने में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा उससे। इस ईयर में हमने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, क्या वो यूएनओ था, क्या वो WHO था, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड था, चाहे वो नेटो था, चाहे वो EU था, चाहे वो ADB था, सार्क था, ब्रिक्स था, G7 था, G20 था, क्या था? मुझे मालूम है कि किसी को नहीं याद होगा, इस कारण से मैंने ये बड़ा ऑफर दिया है। 1 मिनट जा पानी पीने दो फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंटिंग प्रेस में 2 बड़े नाम लिखे हैं, एक RBI का नाम लिखा है, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम लिखा है। RBI का जो सब्सिडरी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने उस ईयर में किया था जिस ईयर में हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट जेनेवा में किया था, वो ईयर है 1995। और दूसरा है SPMCIL जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 2006 में किया है। अभी इस दोनों के फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ BRBNMPL। दूसरा है SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर और इसके अंदर 2 छपाई खाने हैं। कौन कौन सा है, तो मैसूर और सालबोनी, मैसूर और सालबोनी। इसके अंदर भी 2 है, कौन सा, तो नासिक और देवास। मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटका। MP। There are 4 note minting press, note printing press.
2 comes under DRB and MPL, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रोफेशनल ऑफिसर में पूछा जाता है, which of the following printing press under DRB and MPL, which of the following printing press under SPMCIL। एक तो SPMCIL का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो आप जाने हैं कि आपके एग्जाम में कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन आपसे शॉर्ट फॉर्म के पूछे जाते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशंस आपको देगा और उसमें से उस लेटर का वर्ड आपसे पूछा जाएगा कि इन SPMCIL M स्टैंड फॉर व्हाट। उस कंडीशन में आपको मिंटिंग पे टिक मार्क करने हैं। एब्रिविएशंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कारण से आप देखेंगे जब भी मैं किसी शॉर्ट फॉर्म पे बात करता हूं तो उसके फुल फॉर्म पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूं, चाहे वो आज की SGL अकाउंट हो या फिर लास्ट क्लास की CRR हो, SLR हो या फिर SPMCIL जैसी बड़ी बातें हो, BRB NMPL जैसी बड़ी बातें हो। शॉर्ट फॉर्म और उसका फुल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको दिखेंगे कि आपसे पूछा गया है कि ये स्टैंड फॉर व्हाट। आपसे पूछा जाएगा कि SIP में SIP का फुल फॉर्म क्या है, AMC का फुल फॉर्म क्या है, LAF का फुल फॉर्म क्या है, MSF का फुल फॉर्म क्या है ना। तो ऐसे अनाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एटलीस्ट 300 फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट, एटमोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। उस 300 में 150 एब्रिविएशंस तो एक ही दिन में बताऊंगा, उसके अलग बगल ये सब एब्रिविएशंस आपको हर एक क्लास में 2-3 एब्रिविएशन मिलते रहेंगे, वो आपको याद करना है। डन। 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में 1 जनवरी 1995 को हमने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का एस्टैब्लिशमेंट किया था। वो छोड़ दो, कुछ लोगों को अभी हमने हाल ही के दिनों में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था, इस कारण से मुझे लग रहा था कि संभवतः याद हो, लेकिन मुझे यकीन था कि निरमा पाउडर से धो दिया गया होगा इन लोगों को। जितना पढ़ाता हूँ ना, अगर उतनी बात अगर याद हो जाती। सर वो नासिक के नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है नासिक के नीचे? नासिक के नीचे हमने लिखा है देवास, और देवास कहाँ पे है? तो ये P है, MP, फुल फॉर्म मध्य प्रदेश। हो गया सर। ओके, note, RBI can print maximum denomination of note is rupees note 2. Government of India can print maximum denomination of coin is rupees। मैंने कैन लिखा है, कैन का मतलब कर सकता है, अभी कर नहीं रहा है। Note 3, all
coin and 1 rupees note issued by Ministry of Finance, and 1 rupees note bears the signature of Finance Secretary TV Somanathan. जो वर्ड नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछिए, मैं बताता हूं। डन? नो सर। सर ये लास्ट वाला रीड करो ना, क्या लिखा है? ऑल कॉइन्स and 1 rupees note issued by Ministry of Finance. MOF stand for Ministry of Finance, and 1 rupees note bears the signature of Finance Secretary. Present Finance Secretary is Kunal Singh. चलो डन? किसी के नहीं हुआ होगा तो बोलो, उसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है कि बाकी लोगों का हो गया मेरा नहीं हुआ तो मैं कैसे बोलूं। बोलो मेरे से कि सर नहीं हुआ है, 1 मिनट। सर लास्ट वाला लाइन रह गया सर। हाँ फिर से बोलता हूं, ऑल कॉइन्स एंड 1 rupees नोट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग अलग जो डिवीजन है, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। एंड 1 rupees नोट, सिर्फ उसमें से 1 रुपए का जो नोट है पत्ते वाला, बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, जो उस पत्ते वाला नोट है उसमें जो साइन होगा वो आरबीआई के गवर्नर का नहीं होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। एंड एज ऑन डेट प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी इज टीवी सोमनाथन। ए पार्ट ऑफ 1 rupees नोट, जितने भी नोट हैं आपके पास, 2000 का हो, 500 का हो, है ना, 100 का हो, 20 का हो, 10 का हो, उन सब पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, एक्सेप्ट 1 रुपी। 1 रुपी पे फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, और आज के डेट में फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम टीवी सोमनाथन है। मुंबई दूसरा, हैदराबाद तीसरा, नोएडा चौथा, वेस्ट बंगाल कलकत्ता। नोएडा किधर है? यूपी। हैदराबाद किधर है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
तेलंगाना। ठीक है, और आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। फिर आंध्र प्रदेश की कैपिटल बताओ मुझे। बताओ बताओ। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है? नो सर। आप ही लोगों से पूछ रहा हूं मैं। इन 4 जगहों पे पैसे के छपाई का कारखाना है। चलिए, जिस समय हमने आंध्र प्रदेश को 2 टुकड़ों में बांटा, उस समय द कॉमन कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वाज हैदराबाद। लेटर ऑन आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हमने शिफ्ट कर दी है, एंड दिस इज अमरावती। दिस हैदराबाद बिकम द कैपिटल ऑफ तेलंगाना ओनली, एंड मुंबई कहां पे है? महाराष्ट्र। चलो हटाओ इसको। यस सर। चलो आज से क्लास में इतनी ही बात हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास की जो शुरुआत होगी वो आपके क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स के साथ होगी कि मोरल सुएशन क्या है, क्रेडिट रेशनिंग क्या है, पब्लिसिटी क्या है ना, क्रेडिट अप्रिसिएशन क्या होता है। तो ये बातें हम वहां पे करेंगे, और साथ साथ उस दिन हम आरबीआई की सब्सिडरी की भी बात करेंगे कि आरबीआई की सब्सिडरी कितने हैं, कौन कौन से हैं, कब उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और किसी न किसी एक टॉपिक को और खत्म करेंगे। तो कोशिश हमारी रहेगी कि 3 टॉपिक खत्म हो। आज भी हमारी कोशिश थी कि 3 खत्म हो, लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि जब मैंने लॉगिन किया आज तो सिर्फ 17-18 जुड़े हुए थे, तो वहां भी मेरे को 5 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि चलो जुड़े। यहाँ पे लोग स्मार्ट ज्यादा हैं, बाद में 15 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं। उनको समझ जाता है कि सर तो अभी तो उनका जो इंटरव्यू सेशन है वो तो खत्म हो गया होगा। तो देखता हूँ थोड़ा सा 1-2 क्लास और भी मैं एडजस्ट करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इतनी ही बात आज की क्लास में हम करेंगे। कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। जो लास्ट क्लास की बातें हैं वो आपके वेबसाइट पर अपलोडेड हैं, आप उसको जाकर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप अपने पास फाइल कॉपी बना के उसको रख सकते हैं, और पढ़ने की आदत डालें। उन चीजों को एक बार पढ़ें। मेरी क्लास अगर संडे को शेड्यूल है, आपको मैसेज अगर सैटरडे को आ गया तो एटलीस्ट जो पुराने जितने भी पीडीएफ हैं उसको पढ़ें। जब आप पहली बार उस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आधे घंटे का समय लगेगा, जब दूसरी बार उस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो 15 मिनट का समय लगेगा, जब तीसरी बार उस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो सिर्फ 5 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, चौथी बार उस पीडीएफ को आप सिर्फ ऐसे करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट बातें क्या है। तो ऐसे जब आप रिवीजन करेंगे तो टाइम आपका घटते चला जाएगा और आपके पास जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते चला जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे आपको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे आगे की बात करते हैं। गुड डे।